आज के सत्संग के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ डॉक्टर पूनम सेठी आंटी को। आंटी आप आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। गुरुजी का आश्रम प्लेटफॉर्म का मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ जो आज मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को संगत परिवार के साथ शेयर कर सकूं और जुड़ी हुई वर्चुअल संगत को भी जय गुरुजी। अगर मैं अपने गुरुजी के साथ जुड़े हुए वक्त का कोई आपको टाइमलाइन दूं तो मैं पहली बार मैं और मेरे हस्बैंड आकाश सेठी गुरुजी से पहली बार जून 98 में मिले और उसका माध्यम थे मेरे हस्बैंड के मामा जी जिनके ऊपर गुरुजी ने जिनका गुरुजी ने बहुत कल्याण किया था। उनका एक बाईपास होना निर्धारित हुआ था आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशंस जो डॉक्टर्स ने उनके साथ करी थी। उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और ऐसा उन्होंने हमें बताया कि एक दिन जब वो गुरुजी के ही दरबार में बैठे हुए थे और तब गुरुजी ग्रेटर कैलाश में बैठते थे, तो जब वो वहां बैठे हुए थे तो गुरुजी ने उनको कुछ जल प्रसाद दिया और उनको कहा कि तुम्हारा मैंने कल्याण कर दिया। और मामा जी ने तब हमें ये बताया कि जब वो अपने निर्धारित डेट पे अपने बाईपास के लिए जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो जितने डॉक्टर्स वहां थे वो सब बहुत हैरान हो गए कि क्यों डॉक्टर्स ने आपको बाईपास के लिए बोला। आपका तो ऐसा कोई केस ही नहीं है कि आपको बाईपास की जरूरत है। और इस तरह से हमारे परिवार से जुड़े वो पहले व्यक्ति थे जिनका गुरुजी ने कल्याण किया और वो इतने तब से भक्त हुए गुरुजी के कि उन्होंने हमें कहा। और हमें क्यों कहा इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। हमारी शादी 91 में हुई थी और जब हम मामा जी से पहली बार मिले तब ये 95 की बात है और तब तक हमारा कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन हमें कोई संतान नहीं हो रही थी। और मामा जी ने तब हमें ये कहा कि तुम सब ट्रीटमेंट छोड़ो, तुम मेरे साथ चलोगे गुरुजी के दरबार। लेकिन मुझे नहीं पता, शायद वक्त नहीं आया था या गुरुजी का बुलावा नहीं था। हम 95 में गुरुजी के पास नहीं जा सके। उसके बाद मेरे हस्बैंड की एक पोस्टिंग हो गई कश्मीर और कुछ वक्त के लिए मैं भी उन्हीं के साथ वहां रही और वो काफी डिफिकल्ट पोस्टिंग थी। एनीवेज फिर हम 98 में जब हमने वापसी करी तो जिस दिन हम लौटे दैट वाज समवेयर जून 98 के ही किसी दिन की बात है, शायद 26 या 27 की। तो मामा जी उसी शाम आ गए हमारे घर और उन्होंने बोला कि अब बहुत हो गया, अब आज तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। और बहुत ही आनंद फानंद ऐसा हुआ कि हम उनके साथ गाड़ी में बैठ के एम्पायर एस्टेट चले गए। वहां जब हम एंटर करते हैं तो मैंने देखा कि गुरुजी तब अपनी गद्दी पर नहीं बैठे हुए थे। आई एम सॉरी आंटी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आपकी वॉइस काफी स्लो आ रही है तो प्लीज आप माइक या तो अपने मुंह के पास कर लीजिए। मैं तो लैपटॉप से कर रही हूँ एंड आई एम ऑन फुल वॉल्यूम। थोड़ी वॉइस स्लो है आपकी। लो है? थोड़ा सा लाउड बोलिए प्लीज। इज इट एनी बेटर? या आंटी। तो जब हमने एंटर किया तो गुरुजी बिल्कुल सामने ही नीचे ही कारपेट पे बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से बुलाया और मामा जी ने भी उन्हें बताया कि ये ऐसे हमारे रिलेशन में है, ये बेटा बहू हैं और ये आप इनका कल्याण करिए। तो गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे कहा कि क्या बात है। और मैंने धीरे से गुरुजी के नजदीक जाके कहा कि गुरुजी मेरे कोई संतान नहीं है, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो गुरुजी ने एकदम एक ही बात बोली, हाजिरी लानी पड़ेगी।
जिसकी समझ हमें थोड़ी समय के साथ आनी शुरू हुई कि इसका मतलब ये है कि आपको गुरुजी के दरबार में आना होगा। और जितनी बार मैं वहां जाती थी तो गुरुजी मुझे एक ही बात बोलते थे, तेरा की ना है। और मैं बहुत पजल हो जाती थी कि ऐसी क्या बात है कि मैं यहाँ हर हफ्ते हम लोग आ रहे हैं और गुरुजी बार बार मेरा नाम पूछते हैं, जबकि तमाम यहाँ जो संगत बैठी हुई है उनके तो नाम भी बुलाते हैं कई बार। तो मुझे ये थोड़ा परेशानी होने लगी। लेकिन जब मैंने वहां जो पुरानी संगत होती थी वो बहुत चीजों को हमें रिजॉल्व करने में भी मदद करती थी। वो कई बार कई बातें हमें बता देती थी जो कि हमारे लिए कई मुश्किलें आसान कर देती थी। तो उन्होंने कहा कि जब गुरुजी आपका नाम लेते हैं, बुलवाते हैं, तो बेसिकली आपकी हाजिरी लगती है दरबार में। जितनी बार आप अपना नाम बोलते हैं गुरुजी के कहने पे, आपकी हाजिरी लगती है। अब वो चाहे ऊपर के दरबार में लगती थी या गुरुजी के दरबार में लगती थी, वो मायने नहीं रखता। बट मुझे ये बात समझ में आ गई कि जितनी बार मेरा नाम गुरुजी बुलवाते हैं, और ये भी मुझे बाद में पता लगा, कई लोगों ने बताया कि गुरुजी कई बार आपका नाम वैसे ले रहे होते हैं, पूनम आंटी, वो जो उत्थे पढ़ांदी है। तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि उसके पीछे कुछ कारण है कि जितनी बार गुरुजी मेरा नाम बुलवाते हैं। तो उसके ये हाजिरी हमारी जो है लगती रही, हर हफ्ते लगती रही। गुरुजी ने हमें कहा कि हफ्ते में एक ही बार आना है, जबकि गुरुजी सारे हफ्ते बैठते थे तब उस टाइम में। लेकिन हमारा ये था कि हमें एक ही दिन आने के लिए बोला गया था, और शायद गुरुजी को ये बात पता थी कि हमारी नौकरी ऐसी है कि हम हफ्ते में एक ही दिन हमारे लिए पॉसिबल था आ पाना। और इस तरह से हमारा एक ये परंपरा हमारे घर में सबको समझ में आ गया कि अब हफ्ते में एक दिन हम लोग वहां जाया करेंगे। और धीरे धीरे हम रेगुलरली वहां आते रहे, संगत परिवार के साथ बहुत जुड़ाव हो गया और हमें आनंद भी आने लगा। पूरे हफ्ते हम उस दिन को हम लुक फॉरवर्ड करते थे कि आज हम वहां जाएंगे। और जब जाते जाते मुझे वहां पर करीब 1 या 1.5 साल हो चुका था, तो वहां पर एक रेखी अंकल होते थे, बहुत ही जॉली एंड सपोजिटली वेरी क्लोज टू गुरुजी। और रेखी अंकल ने एक दिन, और मुझे भी वो बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई गुड न्यूज है? तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं है। उन्होंने फिर मेरे से अगले महीने शायद फिर से पूछा। मैंने कहा अंकल कोई अभी गुड न्यूज नहीं है। तो गुरुजी ने तेरा कल्याण क्यों नहीं किया है? इतने दिन से तू आ रही है। अब मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था। ये सवाल तो मेरे भी मन में कई बार आता था, लेकिन पूछने की कभी हिम्मत नहीं हुई। तब मेरे को रेखी अंकल ने बोला चल तू मेरे साथ चल। और मैं बहुत उम्मीद से कि अब तो रेखी अंकल ले जा रहे हैं तो आज तो पक्का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। और रेखी अंकल मुझे लेके गए गुरुजी के पास, और जैसे ही उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने अभी तक इसका कल्याण नहीं किया, इसका कल्याण करो। गुरुजी ने एकदम से बोला इथे अप्रोच नहीं चलती है। बड़ी आई अप्रोच लान। थोड़ी मेरी पंजाबी गड़बड़ है, आई एम सॉरी, बट अर्थ ये है कि गुरुजी ने मेरे को वहां से डांट के भगा दिया काइंड ऑफ थिंग। और मैं तुरंत वहां से उठ के चली आई और रेखी अंकल मेरे पीछे पीछे आए और उन्होंने बोला कि बेटा तेरा ना अभी वक्त नहीं आया है, तो तू उस वक्त का इंतजार कर, गुरुजी तेरा कल्याण समय आने पे करेंगे। मुझे वो बात समझ में आ गई और मैंने कहा ठीक है, और हम अपने दरबार लगातार आते रहे। लेकिन ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि इस दौरान जो 1.5 और 2 साल का जो वक्त था जो हम गुरुजी के दरबार में जा रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ कल्याण नहीं हो रहा था। कई सारी हमारे जीवन की कई सारी बाधाएं थी जो गुरुजी ने चुटकी में निपटा दी, जिसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि मेरी जॉब लगना। मैं 91 से पढ़ा रही थी डिफरेंट कॉलेजेस में। इनिशियली मैं एक एडहॉक लेक्चरर थी,
लेकिन 94 ऑनवर्ड्स में और अभी भी मैं हिंदू कॉलेज में, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मैं हिंदू कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उस टाइम पे मैंने 94 में हिंदू कॉलेज ज्वाइन किया। मैं यहाँ पे टेम्परेरी थी और लंबे समय, करीब 4 साल से मैं यहाँ ही पढ़ा रही थी। और 98 में यहाँ पर पोस्ट आई जो कि परमानेंट पोजीशन थी, जिसके लिए तमाम तरह का जुगाड़ शब्द मैं इस्तेमाल करूंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रीमियर कॉलेज में अपॉइंटमेंट के लिए बहुत तरह की पॉलिटिक्स चलती है और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो वहां पढ़ा रहा होता है उसको डिसलोकेट करके किसी भी और का अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो जब डेट आई मेरे इंटरव्यू की, तो मैं गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी कल ऐसे मेरा इंटरव्यू है, तो आप मुझे ब्लेस कीजिए। तो गुरुजी ने कहा जा तेरा ही होगा, और उनका ये कहना था। और अगले दिन जब मैं इंटरव्यू के लिए गई, काफी देर बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं पहुंच पाए। उस दिन कोई सिख धर्म के ही किसी गुरु का आई थिंक कोई बर्थडे था और जगह जगह झांकियां निकल रही थी, तो बहुत कैंडिडेट्स पहुंच नहीं पाए। इंटरव्यू पैनल ने लगभग 1 घंटा वेट किया। सो नॉर्मली हमारे यहाँ 300 से 400 कैंडिडेट्स आते हैं एक पोस्ट के लिए, एक परमानेंट पोजीशन के लिए, लेकिन उस दिन आई थिंक बेयरली 65 लोग ही थे। और गुरुजी की कृपा से मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहा और रात तक, करीब 8:30-9 बजे तक इंटरव्यू पैनल ने रिजल्ट भी आउट कर दिया। नॉर्मली रिजल्ट आउट नहीं होता था 2-2, 3-3 दिन तक, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत तरह की पॉलिटिक्स चलती थी। दिस इज एब्सोल्युटली इंटरनल स्टोरी ऑफ, मतलब मैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ कि इनके अपॉइंटमेंट्स में कई बार बहुत गड़बड़ियां होती हैं। तो रात को ही 9 बजे उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया दैट यू हैव बीन अपॉइंटेड। सो दिस इज लाइक वन, जो पहली मैं कहूंगी कि गुरुजी ने मेरा कल्याण किया जब तक कि मैं उनके दरबार में हाजिरी लगा रही थी। और इसके साथ ही मुझे याद आता है कि एक बारी हम लोग शिमला गए हुए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, घूमने के लिए, और हमारे पास तब मारुति 800 ही होती थी। और ऐसा हुआ कि जब हम वहां से वापसी कर रहे थे और गाड़ी में गुरुजी के ही शब्द कीर्तन चल रहा था, और मैं आंखें बंद करके मैं अपने हस्बैंड के साइड वाली सीट पे बैठी हुई थी, और एकदम से मुझे बहुत ज्यादा शोर सुनाई दिया और मैंने आंख खोली तो मैंने देखा कि हमारी लेन, मतलब हम जिस लेन में चल रहे थे, फर्स्ट लेन थी, और हमारे लेफ्ट साइड पे एक ट्रेलर चल रहा था जो कि बहुत ऊंचा ट्रेलर, और उस पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जो चिल्ला रहे थे कि ये तो गए, ये तो गए। और सामने से एक ट्रक सडनली, क्योंकि दूसरी तरफ की सड़क शायद रिपेयर के लिए बंद हुई थी, और एक सडनली एक ट्रक ने वहां से डाइवर्जन लेके वो फर्स्ट लेन में बहुत स्पीड से आ रहा था, और हमारी भी स्पीड काफी थी। और मुझे ऐसा लगा कि अब तो अंत निश्चित है, लेकिन गुरुजी का नाम जोर जोर से हम लेने लगे, और ऐसा मुझे आभास है कि एक स्प्लिट सेकंड के लिए ऐसा एक मौका आया कि वो ट्रेलर हमसे थोड़ा सा पीछे था और ट्रक बिल्कुल हमारी तरफ आ रहा था, और उसके बीच में एक छोटा सा, मेरे ख्याल से 2 या 3 सेकंड का एक मौका था कि मेरे हस्बैंड उसमें अपनी गाड़ी कर सकते थे। और वो बिल्कुल ऐसा मुझे लगा कि जैसे गुरुजी ने हमारी गाड़ी को उस गैप में धकेला, एंड देयर आफ्टर मतलब वी वर बिल्कुल सेफ, क्योंकि फिर वो ट्रक निकल गया अपने सड़क, अपनी लेन पे, और हम उसमें, और इतने लोग उस टाइम पे जो आसपास थे वो सब चिल्ला रहे थे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन वो एक स्प्लिट सेकंड का बस था कि गुरुजी ने ऐसे हमें वहां पे रास्ता दिखाया और हम वहां से एकदम से बच के निकले। और वो बाद में हमने गुरुजी से शेयर भी किया, और गुरुजी ने ये भी कहा कि मुझे पता है, मैनू पता है कि मैंने, मतलब ये तुम्हारे साथ हुआ है। तो जो कि हमारे लिए उस टाइम तो बड़ा हमें लगा कि गुरुजी को कैसे पता लगा। लेकिन अगर हम उस मोमेंट को जब भी हमने रिलीव किया तो हमें ये एहसास हुआ कि वो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे
कि वो 2 या 3 सेकंड की वो एक विंडो हमें मिली और हमारी गाड़ी को उन्होंने उस गैप में पुश किया, एंड दैट्स हाउ वी सर्वाइव्ड दैट पॉसिबिलिटी। और ये एक दूसरा एपिसोड है जो कि जब हम गुरुजी के पास लगातार जा रहे थे, और जब हम वहां जाते थे तो अक्सर संगत परिवार के साथ बातचीत भी होती थी। जब हम प्रसाद हमें मिलता था तो हम सब उसको हाथ में लेके बाहर खड़े रहते थे। और इसमें जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि गुरुजी उस टाइम पर जब अपने आसन पर बैठे होते थे तो एक टाइम ऐसा होता था जब गुरुजी अपने हाथ से आई हुई संगत को प्रसाद देते थे, और एक बहुत बड़ा थाल हलवे का आता था, और गुरुजी अपने एक एक हाथ से भर के हमारे हाथों में डालते जाते थे, और हम 2 हाथों से उस हलवे को लेते थे, और वो इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक ऐसा लगता था कि जैसे हमारे इलाज कर रहे हैं गुरुजी। और पर ये बात उसमें तय थी कि आपको वहीं खाना है, उसको आपको घर ले जाना या आप बांध के सोचो कि ले जाओ। और वहां पर हर तरह का बंदा, चाहे उसको शुगर है, चाहे उसको कोई ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, चाहे उसको मीठा अच्छा लगता है नहीं लगता है, पर सब वहीं खड़े होके उसको खाते थे और बहुत आनंद आता था और बातचीत भी होती थी। और एक जो मैंने एक बार गुरुजी से थोड़ी सी बातचीत का मुझे मौका मिला, तो उन्होंने मुझसे कुछ रैंडम सवाल पूछ लिया, अच्छा तू की पढ़ाती है? तो मैंने ऐसे बताया गुरुजी को कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ गुरुजी। तो कहते अच्छा मनी सप्लाई की होती है? अब इससे पहले कि, और मैं ये बात आज एडमिट करती हूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे शायद मैं बोल सकती हूँ, लेकिन गुरुजी के सामने बोलने की हिम्मत कर पाना थोड़ा मुश्किल होता था। एकदम ब्लैंक हो जाता था माइंड, अनलेस यू आर प्रिपेयर्ड, आपको पता हो कि गुरुजी क्या पूछने वाले हैं, तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आमतौर पे ये होता था, और ऐसा मेरे साथ तो 2-3 बार हुआ। गुरुजी ने बोला अरे रहने दे, तू कंफ्यूज्ड माइंड है। और मैंने कोशिश भी नहीं करी उस सवाल का जवाब देने की, बिकॉज मैं पूरी तरह से फंबल कर गई थी और मुझे उसका कुछ याद नहीं आ रहा था कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और तब मुझे एक संगत ने भी ये बताया कि गुरुजी एक बड़ी एक बात कहते हैं कि जब आप मंदिर के बाहर अपनी चप्पल उतारते हैं, आप अपने बट परंतु लेकिन किंतु ये सारे चप्पल के साथ ही छोड़ के अगर एंटर करोगे तो यहां से अनलिमिटेड चीजें पाओगे, जो चाहोगे वो मिलेगा। बट द फेथ जो है वो बिल्कुल अनकंडीशनल होना चाहिए, आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप एक ऐसे दरबार में आ रहे हो। और चूंकि गुरुजी शिव जी के अवतार कहे जाते हैं, और ये बात सदियों से प्रूवन है कि शिव को भोले शंकर का नाम भी दिया जाता है, और भोला उनको इसलिए कहा जाता है कि वो बहुत आसानी से मान जाते हैं। अगर आप पूरी श्रद्धा से, पूरे अपने दिल से जब आप कोई भी इच्छा करते हैं, भोले शंकर बहुत आसानी से आपको वो ग्रांट करते हैं। आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छा है, किसी भी फॉर्म में वो आपको ब्लेस करते हैं। और गुरुजी के लिए तो ये इतना सच है कि यहाँ जितनी संगत है उसने अनलिमिटेड पाया है। और मैं आपको जैसे नरेट कर रही हूँ, तो ये ऐसा समय में हमारा अच्छा सुधरता चला गया। कई सारी चीजें हैं जो अटकी हुई थी, एंड एज अ कपल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वाज, वो एक पहला समय था जब हमने अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी भी बनाई, जो कि अपने आप में एक माइलस्टोन होती है एक यंग कपल के लिए। और सब में मैं कहूंगी कि गुरुजी की बहुत कृपा थी, वो हमें मिल गई प्रॉपर्टी, वो लॉटरी में हमारा नाम भी आ गया, हमारा फ्लोर भी हमने गुरुजी का नाम लेके अपने फ्लोर की भी अर्जी लगाई तो वही हमें मिला।
तो ये तो कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें हैं डेफिनेटली जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मगर गुरुजी सब तरह से आपको ब्लेस करते हैं, सब तरह से आपके जीवन के हर परेशानी को रिमूव करते हैं। अब फिर उसके बाद जो मेन बात मैं आपको एक बताऊं कि हम मेनली जो हमारा कंसर्न था जब हम गुरुजी के पास पहुंचे थे, तो वो हमारा था संतान। और गुरुजी की इजाजत से हम अपना ट्रीटमेंट हमने जारी रखा हुआ था। और 2 या 3 बार ऐसा हो चुका था बिफोर वी केम टू गुरुजी कि हमारे 1-2 IUI प्रोसीजर्स हुए थे जो कि सक्सेसफुल नहीं हुए थे, और डॉक्टर ने ये कहा था कि मैं एक अटेम्प्ट और करूंगी IUI, जो कि एक रिलेटिवली सस्ता और बिना कोई आई वुड से हॉस्पिटलाइजेशन की वो प्रोसीजर हो जाता है, 1 घंटे या 2 घंटे का प्रोसेस होता है। तो उन्होंने कहा मैं एक अटेम्प्ट और करूंगी, बट उसके बाद मैं IVF करूंगी। और उस टाइम में भी IVF वाज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। तो मुझे ध्यान है कि उस वक्त डॉक्टर ने हमें 1 लाख का एस्टिमेट दिया था, और प्रोबेबिलिटी जो कहते हैं ऑफ सक्सेस, उन्होंने कहा कि पता नहीं कुछ 70-30 या 60-40 ऐसे कुछ करके बताई थी कि होती है, और अगर वो फेल होता है तो हम दोबारा ट्राई करते हैं, विच वुड मीन कि आप दोबारा से उतना ही पे करेंगे और सब प्रोसेस ऑन रहेगा। तो वो हमारे लिए एक थोड़ी सी फाइनेंशियली हमें लगा कि शायद, क्योंकि हम ऑलरेडी 2-4 जगह पे इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, हमें लगा कि शायद ये कितना पॉसिबल होगा। लेकिन हम अपनी सारी उम्मीदें गुरुजी के कल्याण के वेट में ही लगा के रखे हुए थे। तो ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड का अचानक से MBA में इनकी कंपनी की तरफ से एक MBA का प्रोग्राम रन होता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से, जिसमें कुछ सिलेक्ट फ्यू कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है विद इन द कंपनी। एक एग्जाम कंडक्ट होता है और उसके अंदर 30 कैंडिडेट्स सिलेक्ट होते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने वो एग्जाम दिया था एंड इंसिडेंटली ही गॉट सिलेक्टेड। अब सिलेक्शन का मतलब ये था कि वो 1 साल का रेजिडेंशियल कोर्स था, यानी कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहेंगे और वो वहां जाके रहेंगे, चाहे वो गुड़गांव में ही था इनका IIPM का इंस्टीट्यूट, बट वो रेजिडेंशियल था और बड़ा रिगरस था कि सुबह से रात तक, देर रात तक वहां क्लासेस चलती थी और इनको प्रोजेक्ट्स और तमाम तरह के काम करने पड़ते थे। इनको उसमें डिसर्टेशन भी सबमिट करना था। तो मुझे सबसे पहले तो ये चिंता हो गई कि अगर ये 1 साल वहां चले जाएंगे तो 1 साल के लिए तो ये सारा ही प्रोसेस जो है डिले हो जाएगा, ये तो मान के चलना पड़ेगा। बिकॉज जो फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट से वाकिफ हैं उन्हें ये ज्ञात होगा कि इसमें कुछ डेट्स होती हैं जिसमें डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि भाई यू शुड बी ट्राइंग, और उसमें कुछ मुझे तो कुछ इंजेक्शंस वगैरह भी डॉक्टर लगाया करते थे तो इम्प्रूव एग प्रोडक्शन और फर्टिलिटी के चांसेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ तरह के इंजेक्शंस भी लगाते थे। तो मुझे लगा कि ये तो सब प्रोसेस 1 साल के लिए आगे गया, और ऑलरेडी तब तक आप जानिए कि 8 साल हो चुके थे, 8.5 साल ही हो गए थे लगभग। तो मैंने बोला कि नहीं, आप नहीं जाओगे। और मेरे हस्बैंड बोले कि भाई ये बहुत ही प्रीमियर अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको नहीं मिस कर सकता, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं बीच बीच में आ सकूं। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और मैंने बोला कि इसका तो मैं तो गुरुजी से ही इसका सल्यूशन लेना चाहूंगी। और हम दोनों आपस में थोड़ा बहस करते हुए उस दिन ड्राइव करके जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो बहुत हिम्मत करके हमने गुरुजी को अपनी परेशानी बताई कि इस तरह से सिलेक्शन हो गया है। और तो गुरुजी ने सिलेक्शन पर एक ही बात बोली, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। मतलब मुझे बहुत विविडली याद है कि गुरुजी ने ये बात बोली कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, इन्हें इसको जाना चाहिए। और गुरुजी ने ऐसे हाथ से कर दिया कि भाई अब तुम चलो आगे, यानी कि ये तो तय हो गया कि गुरुजी ने ये कह दिया कि ये तो जाएंगे। अब मेरी बहुत जो उम्मीद थी, मुझे लगा कि गुरुजी शायद मेरी बात कहेंगे
और गुरुजी शायद मना करेंगे, कहेंगे कि भाई इलाज चल रहा है, जो भी है। मुझे लगा कि शायद गुरुजी मेरी वाली बात को अपहोल्ड करेंगे, लेकिन ये सुनकर मेरे को बहुत धक्का सा लगा। और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी फिर ट्रीटमेंट, फिर ये बच्चे का और ये सब कैसे, ये सब डिले हो जाएगा। तो गुरुजी ने ऐसे मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा कि चल तेरा भी कल्याण कर देता है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मेरा इसमें क्या कल्याण हो गया कि मेरे हस्बैंड 1 साल के लिए पोस्टिंग के लिए जा रहे हैं, और अब यानी कि 1 साल तो ये ट्रीटमेंट हो नहीं सकता, और वैसे भी कौन सा ये है कि जब हम चाहेंगे तो तब हो जाएगा। तो मुझे लगा ये तो मामला सारा कुछ ही 1-1.5 साल पता नहीं कहाँ चला गया, और मैं काफी उदास हुई उस वक्त। और उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारी 1 आध दिन में ही डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी और वो प्रोसेस होना था। तो हम उस प्रोसेस के लिए चले गए, और वो सारा प्रोसेस जैसे हर बार होता था उस बार भी हुआ, और मैं घर आ गई। और जैसे जीवन चल रहा था वैसे ही, और मुझे कोई जैसे पहले कभी उम्मीद नहीं हो पाई थी। जब पहली बार हुआ था हाँ जरूर उम्मीद थी, जब 1-2 बार होके नहीं हो पाया तो मुझे लगा कि ये तो, इसमें तो कुछ मेडिकली तो शायद अब पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब गुरुजी ने ये कह दिया कि तेरा कल्याण हो गया, ये बात मुझे आने वाले अगले 15-20 दिन के बाद समझ में आई, जब मैं प्रेग्नेंट हुई। एंड इट वाज almost like 8.5 to quarter to 9 years of my marriage कि मैंने पहली बार कंसीव किया। और वो एक ऐसा मोमेंट था, आई कांट डिस्क्राइब। जैसे मुझे पता लगा, मेरे लिए हम इतनी, मतलब कभी हंसे थे, कभी रोए थे, कभी कूद रहे थे, घर में सबको बताया, सारे इतने खुश हुए। और हमें ये लगा कि हमें ये बात तो फौरन गुरुजी के साथ शेयर करनी चाहिए। और मेरे हस्बैंड को वापस जाना था, तो वो वापस उन्होंने ज्वाइन किया, और उन्होंने बोला कि मैं थोड़े ही दिन में जल्दी से आता हूँ, फिर हम गुरुजी के पास जाएंगे। और हम जितनी जल्दी हम कर पॉसिबल था हमारे लिए, हम गुरुजी से मिलने के लिए चल पड़े। और गुरुजी एम्पायर स्टेट में जैसे लाइन पूरी लगी हुई होती थी, उस दिन काफी काफी संगत थी। मेरा नंबर, मतलब हम थोड़े दरवाजे के पास थे। मन में बहुत खुशी थी कि मैं आज गुरुजी को ये बात बताऊंगी। और चलते चलते जैसे ही मैंने, जब हमने गुरुजी के सामने मत्था टेका और मैंने गुरुजी की तरफ देखा बताने के लिए, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि मैनू पता है, हल्ले किसी नू नहीं दसना। और आप मानेंगे नहीं कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि गुरुजी को कैसे पता है। मैंने तो किसी को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। मेरे सिर्फ घर में मम्मी डैडी, मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर, सिर्फ 5 या 6 लोग जानते हैं, जो कि किसी भी तरीके से गुरुजी के संपर्क में नहीं है। और ये कैसे हो गया? तो ये थे गुरुजी हमारे, वो सब जानते थे, उनको सबके बारे में सब कुछ पहले से ही पता नहीं कैसे पता लग जाता था। और कहाँ कहाँ के हमने देखा कि संगत परिवार, किसी के रिलेटिव यूएसए में बैठे हैं, खाली उनकी फोटो से गुरुजी ने उनके ट्रीटमेंट करे हैं, कैंसर के इलाज करे हैं, कौन कौन सी बड़ी बड़ी बीमारियां, सिर्फ फोटोग्राफ यहाँ होती थी, और गुरुजी उस फोटोग्राफ को ब्लेस करते थे। और फिर हम उनका सत्संग सुनते थे। किसी दिन जब हमारी किस्मत बहुत अच्छी होती थी, तो उस दिन हम उनका सत्संग सुनते थे कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे उनको ब्लेस किया और वो वहां पर ठीक हो गए हैं। और फिर वो जब इंडिया आते थे कभी, तो वो गुरुजी के जब दर्शन के लिए आते थे, तो वो खुद बताते थे कि हमने किस तरह से गुरुजी की ब्लेसिंग्स को ओवरसीज एक्सपीरियंस किया, और हमारी किस तरह से तमाम तरह की कठिनाइयां, परेशानियां गुरुजी ने दूर रह के सॉल्व करी हैं। लेकिन
अपनी मैं बात कहूँ तो मुझे ये हमेशा रहता था कि मैं गुरुजी के नजदीक ही मुझे जगह मिल जाए बैठने के लिए, और हमेशा मैं वहीं बैठूं। और ऐसा शुरू में तो पॉसिबल होता था जब दिल्ली की संगत ज्यादा नहीं थी, पंजाब की संगत बहुत थी, और वो ओकेजनली आती थी। पंजाब की संगत सिर्फ जब कुछ खास तरह के मौके होते थे, गुरुजी का बर्थडे होता था, महाशिवरात्रि होती थी, और कुछ इस तरह के कुछ बड़े फंक्शंस होते थे, तभी वो संगत पंजाब से बसेस में आती थी। लेकिन दिल्ली की संगत तब थोड़ी कम थी, और हमको अक्सर मौका मिल जाता था कि हम गुरुजी के पास ही बैठते थे, वहीं पे हम लंगर करते थे, गुरुजी को निहारते थे, लोगों को हमसे बातें करते हुए देखते थे, और बड़ा अच्छा लगता था कि हम गुरुजी के इतने नजदीक हैं। धीरे धीरे जब संगत बढ़ने लगी तो ऐसा होने लगा कि गुरुजी हमें कहते थे कि तुम ऊपर जाके बैठो। तो जो फर्स्ट फ्लोर, एम्पायर स्टेट पे जो फर्स्ट फ्लोर है, और एक शायद थोड़ा सा ऊपर सेकंड फ्लोर भी है, पुरानी संगत को वहां बैठने के लिए कहा जाने लगा, क्योंकि जो नई संगत आती थी वो गुरुजी कहते थे इन्हें आप यहाँ बैठने दो। अब आप लोगों ने तो मतलब काफी मेरे साथ बैठ के एक्सपीरियंस कर लिया है, तो हमें तब ऊपर बैठने के लिए कहा जाता था, क्योंकि कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता था। मैं आपको बताऊं, मुझे कई बार लगता था कि अरे हम आज जल्दी भी आ गए, आगे भी जगह मिल गई, और बाद में जब नई संगत आई तो गुरुजी ने कहलवा दिया कि अब पुरानी संगत सारी ऊपर जाएगी, और हम सब उठ उठ के ऊपर चले जाते थे। तो एक बार ऐसी ही बात है कि मैं अपनी भाभी के साथ मंदिर गई हुई थी, और आगे ही हमें जगह मिल गई, लेकिन बहुत ही जल्दी हमें गुरुजी ने उठा के ऊपर भिजवा दिया। और मैं ऊपर बैठ के मैं अपनी भाभी को कह रही हूँ कि आज मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं गुरुजी के पास बैठूं, पता नहीं गुरुजी ने आज हमें ऊपर क्यों भेज दिया। और ये मैं उनसे कह रही हूँ, और बात हमारी हो रही है कि इतने में सिंगला अंकल आए, और उन्होंने मुझे कहा कि पूनम आंटी, आपको गुरुजी ने मुझे कहा है कि आपको उधर नीचे बिठा दें, पास ही बिठा लें उनके। और मेरे लिए वो इतनी खुशी का मौका था कि हमको स्पेशली ऊपर से फिर उतार के गुरुजी ने उस दिन अपने चरणों में जगह दी। हमने वहीं बैठ के लंगर किया, और वो वाला ही टाइम था जब गुरुजी वहीं पे बैठे रहते थे। कई बारी तो गुरुजी उठ के किचन में चले जाते थे, जो वहाँ अटैच्ड किचन थी जहाँ पर खाना बनता था, तैयार होता था। और हमने एक दो बार ऐसे थोड़ा झांक के देखा कि गुरुजी कुछ तरह के मसाले डाल रहे हैं अपने हाथों से, और हमने बड़ी बहुत स्वादिष्ट लंगर, जो सेवादार बताते थे कि आज गुरुजी ने इसमें मिर्चें ज्यादा डाली हैं, और डलवाई हैं मिर्चें इस दाल में, आज इसमें ये करा है, आज उसमें ये डाला है। और सब, जो मिर्चें नहीं खाता उसको मिर्चें खानी होती थी उस दिन, जो चटनी नहीं खाता, खट्टा नहीं खाता, वो खट्टा खाता था वहां पे, जिसकी एक रोटी की डाइट थी वो वहां पे 4 रोटी उसको खानी होती थी, क्योंकि थाली में आपको कुछ नहीं छोड़ना है, आपको खाना है, और 4 लोगों में वो बराबर बांटा जाता था। ये सिस्टम जो आज है लंगर का कि 4 लोग बैठ के खाते हैं इकट्ठे, वो तब भी था। पर गुरुजी वहीं पर बैठे होते थे, और कई बार ऐसा होता था कि आपने सब कुछ खत्म कर लिया है और गुरुजी आपकी प्लेट में 4 रोटी और डलवा देते थे। एनु और दे एनु, दाल सब्जी दोबारा से प्लेट में आ जाती थी, और वो बोलते हैं कि सब कि वो गुरुजी का स्पेशल आशीर्वाद है। आज आपकी जो प्रॉब्लम है, आज उसको गुरुजी ने रिजॉल्व किया है, इसलिए आज आपकी प्लेट में ये स्पेशली गुरुजी की ब्लेस्ड रोटी है, आज आप इसे खाइए। तो इस तरह के हमारे एक्सपीरियंसेस थे जो कि बहुत ही सुंदर हैं, और जो बहुत ही दिल के करीब है। और संगत में ये भी एक बात थी कि बहुत प्रोमिनेंट लोग, बहुत वीआईपीज जो इंडिया के प्रोमिनेंट लोग होते थे, जैसे मुझे याद है अरुण शौरी जी, जब वो पहली बार आए थे, मुझे ध्यान है कि वो अपनी वाइफ को ऑलमोस्ट लाइक अपनी आर्म्स में लेकर आए थे,
शी वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू वॉक, एंड वो वहीं पे दरबार में बैठती थी। और धीरे धीरे मैंने ये देखा कि एक दिन वो भी था कि आंटी, मतलब शूरी आंटी, हम लोगों को लंगर सर्व कर रही थी। वो वहां से उनकी मैंने मैंने वो उनकी उनका कल्याण देखा कि कहाँ वो बिल्कुल चलने वाली स्थिति में नहीं थी, और फिर मैंने उनको देखा कि वो चलना तो मतलब है ही है, वो थाली, जो लंगर की थाली है, जो भारी थाली होती थी, उसको बैलेंस करके वो, आई होप मैं दोबारा से उसी फ्लो में आ पाऊं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, लेकिन गुरुजी की नजर में सब बराबर थे। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबको बराबर प्यार मिलता था वहां पर, सब बराबर गुरुजी के दर्शन करते थे, गुरुजी के पास बैठ सकते थे, गुरुजी से बातें कर सकते थे। तो उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी कि कोई कितना बड़ा है, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई किसी मिनिस्ट्री का वो है, पोजीशन होल्डर है, या कोई फिल्म स्टार है। तो उस तरह से सब चीजें बहुत ही वहां पर किसी भी तरह का अलगाववाद नहीं था। और एक बारी मुझे याद है कि नलिनी सिंह वहां पर, जस्ट अ मिनट, नलिनी सिंह वहां पर आई, और जब वो अंदर आ रही थी तो गुरुजी बोले, ए मैनू टेस्ट कराना आई है। और वो जब वहां आई और उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका, उनका इंट्रोडक्शन हुआ, और मुझे ये पता है कि उसके बाद वो गुरुजी की बहुत ही आर्डेंट फॉलोअर बन गई, और गुरुजी के दरबार में फिर वो लगातार आने लगी। और ऐसे कई कई लोग थे जो इनिशियली शायद किसी तरह के मतलब सम बैरियर इन देयर माइंड की देखें जाके कि ये क्या चीज है, इनका इतना नाम क्यों हो रहा है, लोग इनके बारे में इतना क्यों बात करते हैं। तो कई लोग तो उस विचार से भी शायद आते होंगे, लेकिन मैंने ये भी देखा कि धीरे धीरे सब गुरुजी के दरबार में आने शुरू हो गए। ओके, नाउ कमिंग बैक टू माय ओन स्टोरी, कि जब मैंने गुरुजी को ये कहने की कोशिश करी और गुरुजी ने मुझे कहा कि मैनू सब पता है, तो हल्ले किसी ने नहीं दसना। तो मैं उसके बाद गुरुजी के, हम जैसे हम जाते थे हम वैसे ही जाते रहे। करीब 6 महीने बाद गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा कि पूनम आंटी, आज तेरा सत्संग है। उससे पहले मैं हमेशा औरों को सुनती थी, और कई बार ऐसे लगता था कि कोई तो दिन ऐसा आएगा जब मैं भी ऐसे शायद खड़े होके अपना सत्संग करूंगी। और वो दिन ऑब्वियसली तब आया जब मैं करीब 6 महीने मेरे बीत चुके थे प्रेगनेंसी के, और गुरुजी ने उस दिन मुझे कहा कि आज तेरा सत्संग है। और मैंने खड़े होके वहां सत्संग किया, और सच में बताऊं, आंखों से बहुत आंसू गिरे। और गुरुजी का जितना भी धन्यवाद मैं उस समय करना चाह रही थी, मैं शायद शब्दों में नहीं कर पाई, शब्द मेरे पास नहीं थे शायद। और मेरे साथ बहुत संगत परिवार भी रो रही थी, और जो बात थी वो सबकी आंखों के सामने थी। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रही थी, सबको पता था। वहां कई सारे डॉक्टर्स भी थे, जब नाम नहीं याद है, पर एक डॉक्टर आंटी थी जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी, और गुरुजी ने मुझे उनसे मिलवाया भी था। तो वो सब लोग जानते थे कि ये एक ऑलमोस्ट एक मिरेकल जैसा है, और ये कल्याण जो आप आपकी किस्मत में जो चीज नहीं है उसको आपको देने वाले वो केवल गुरुजी हैं। और इस तरह से गुरुजी ने मेरा कल्याण किया। मेरा बेटा 31 जनवरी 2001 को पैदा हुआ, जिसको मैं लेके आई थिंक अबाउट 40 डेज के जो रिचुअल होता है उसके बाद मैं उसको गुरुजी के पास ब्लेस कराने के लिए ले गई। और जैसे ही मैंने गुरुजी के सामने उसको लिटाया,
तो गुरुजी ने मेरे को एक ही बात बोली कि एक मुंडा होर ले ले। तो तब जैसे मेरी सोच थी, या मैं सोचती थी कि इतना लालच तो ठीक नहीं है, अभी तो गुरुजी ने मुझे एक बच्चा दिया है, और मेरे साथ चूंकि और भी बहुत सारे कपल्स थे जो सिमिलर पोजीशन में थे, जिन जो संतान के लिए ही गुरुजी के कल्याण का वेट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि गुरुजी औरों को भी दे दें। मेरे लिए ये तो अच्छी बात नहीं कि मुझे अभी मिला है और मैं फिर दोबारा से हाँ कर दूं। तो मैंने कुछ कहा नहीं, और मुझे ये भी मेरे मन में एक संशय आ रहा था कि जैसे मुझे पहले बच्चे के लिए थोड़े हॉस्पिटल के चक्कर तो काटने ही पड़े, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अब इतने छोटे बच्चे को छोड़ के मैं दूसरे बच्चे के लिए भी शायद मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा नहीं, एक बहुत है, मैं इसी को पालूंगी ध्यान से, और मेरे को लालच नहीं करना। और ये सिलसिला हर बार होने लगा कि मैं जितनी बार गुरुजी के दरबार में जाऊं, गुरुजी मुझे कहें कि एक मुंडा होर ले ले, एक मुंडा होर ले ले। तो ये मुझे काफी टाइम बैफल करता रहा कि मैं हाँ करूं क्या करूं, गुरुजी ऐसा मुझे क्यों कह रहे हैं। 100 तरह के सवाल मेरे मन में आ रहे थे। और जब मेरा बेटा अराउंड 1 ईयर का हो गया, तो मेरे हस्बैंड की एक पोस्टिंग आती है कैलकाटा की। और वो पोस्टिंग थोड़ी सी अच्छी पोस्टिंग नहीं मानी जाती थी, क्योंकि वहां पर वायलेंस बहुत था, और कई बारी ऑफिसर्स के ऊपर वहां पे अटैक भी हुआ था जिसमें वो लोग इंजर हो गए थे। तो उस पोस्टिंग को कोई बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था। तो जब हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी, क्योंकि मेरे इन लॉज भी थोड़े बीमार रहने लगे थे, और मेरे ब्रदर इन लॉ अमेरिका चला गया था अपने किसी नौकरी के सिलसिले में, और मेरे पास एक छोटा ये बच्चा था। तो मुझे लगा कि शायद मैं अकेले मैनेज ना कर पाऊं, तो इन्होंने भी अपनी तरफ से ऑफिस को इन्फॉर्म किया कि मेरे घर की इस तरह के हालात हैं, मैं शायद ना जा पाऊं। लेकिन आप जानते हैं कि इतनी बड़ी कॉरपोरेशन में कई बारी एक व्यक्ति की कुछ चलती नहीं है। चाहे हमने बड़े सारे तरीके अपनाए, बड़े लोग कई लोगों को कहा, और लेकिन कुछ भी मेटीरियलाइज नहीं हो पाया। और जब ये तय हो गया कि शायद इन्हें अब जाना ही पड़ेगा, तो हमने सोचा हम गुरुजी के एक बार दर्शन करके आ जाते हैं। और ये अगले दिन शायद, या 1 या 2 दिन बाद इनकी फ्लाइट थी उस पोजीशन, उस पोस्टिंग के लिए, जो इनको एक प्रीलिमिनरी ट्रिप अलाउड होता है कि आप जाके वहां पे एक्सप्लोर करके आइए, अपने रहने वहने का सब तरह के इंतजाम देख कर आइए। तो हम उस रात जब गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी ने इन्होंने गुरुजी को उस दिन पहली बार कहा कि गुरुजी इस तरह से मेरा पोस्टिंग आ गया है, क्या करूं मैं। और मैं सच बताऊं, हम बहुत छोटी छोटी बातों के लिए हर समय गुरुजी का कहूंगी कि हम हर समय गुरुजी के पास पहुंच जाते थे। जैसे दो बच्चों में कोई लड़ाई हुई है, कोई समझ नहीं आया, जाके माँ के पास पहुंच जाते हैं। हमारा वही हाल हो गया था कि कोई बात जब समझ नहीं आती थी, कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा, चलो जी गुरुजी के पास, चलो जी गुरुजी के पास। और हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम, सब बड़ी बड़ी तो अब आपने सुन ही लिया कि किस तरह गुरुजी ने सॉल्व कर ही दी थी। तो लेकिन हम उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि हम गुरुजी के पास गए और मत्था टेका, और इन्होंने जैसे ही बताया तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने मजाक में कहा कि हाँ हाँ जाओ मच्छी खाओ, मच्छी खाओ जाके वहां पे। तो मेरे हस्बैंड और हम तो वेजिटेरियंस हैं, तो हमें हमें समझ नहीं आया कि मच्छी खाने की बात कहाँ से आ गई। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, गुरुजी चला जाऊं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ जा, ऐश कर। गुरुजी ये शब्द बहुत बोलते थे, हाँ जा ऐश कर। तो जब इनके पीछे मेरी बारी आई, मैंने मत्था टेका, तो गुरुजी ने फिर वही बात बोली, एक मुंडा होर ले ले। तो तब मैंने थोड़ा सा, मैं कहूँ कि थोड़ी सी शायद बेशर्मी भी रही होगी, तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप इनको तो बाहर भेज रहे हो और आप कह रहे हो मुंडा ले ले, तो ये कैसे होगा? तो गुरुजी ने फिर मेरे हस्बैंड को वापस बुलाया, जो थोड़ा हट के खड़े हो गए थे, उनको बोला इधर आ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है।
थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, तेरी पोस्टिंग कैंसिल, अब एक मुंडा होर ले लो। और ये सारी बात हमने सोचा सब मजाक कर रहे हैं गुरुजी, और हम वहां से अपना निकले और हम घर की तरफ चल पड़े। ऑल्दो हम बड़े खुश थे कि गुरुजी ने आज हमसे कितनी सारी बातें करी हैं। हम घर पहुंचे तो सो गए। सुबह सुबह एक फोन आता है बॉम्बे हेडक्वार्टर से, एक सीनियर ऑफिशियल का। उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि फॉर द टाइम बिंग हमने आपकी पोस्टिंग को स्टैगर कर दिया है। अभी आपको इस पोस्टिंग के बारे में ना ज्यादा किसी से बात नहीं करनी है। हमने इस पोस्टिंग को फिलहाल मतलब दबा दिया है, तो आप अभी करंटली कंटिन्यू करिए अपनी प्रेजेंट पोस्टिंग पर ही, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पे थी, एविएशन में थे मेरे हस्बैंड। और उन्होंने कहा कि आप चुपचाप ये करते रहो और इस पोस्टिंग के बारे में ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करनी है, फिलहाल आपको कहीं नहीं जाना कैलकाटा वगैरह। तो हमारे लिए तो जो गुरुजी ने एक रात पहले ही बात कह दी वो हमें सुबह समझ में आ गई, और उस महीने के आखिरी में मुझे दूसरी बात भी समझ में आ गई, जो कि मैंने सेकेंड टाइम मैंने कंसीव किया, और इस बार मैंने बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन के, बिना किसी स्पेशल एफर्ट के, आई वुड से आई कंसीव्ड, एंड दैट्स हाउ मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ 1 दिसंबर 2002 को। और अब वो मेरे दोनों बेटे, पहला बड़ा बेटा मेरा 20 इयर्स का है और वो हिंदू कॉलेज से ही इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा है, सेकेंड ईयर में है। और छोटा बेटा मेरा फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा है, वो भी हिंदू कॉलेज से ही कर रहा है। और गुरुजी की बहुत कृपा है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। और हेल्थ को लेके मैं एक बात जो बताना चाहूंगी कि 2013 में मेरे हस्बैंड और मैं एक पार्टी में गए हुए थे। वो पार्टी इनकी एलुमनाई मीट थी और काफी वहां पर गाना वाना और मस्ती चल रही थी और हम सब डांस कर रहे थे। और अचानक से मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब हुई। और ये 2013 की बात है जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया था। और इससे रिलेटेड मैं और बातें भी करूंगी, लेकिन अभी फिलहाल ये बताऊं कि उस रात जब हम 22 फरवरी 2013 की बात है, हम पार्टी में गए हुए थे। नॉर्मली मैं इनके साथ नहीं जाती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे, लेकिन उस दिन इनकी इंसिस्टेंस पे मैं इनके साथ गई। और हम लोग सब अपना मस्ती कर रहे थे कि एकदम से मेरे हस्बैंड का थोड़ा तबीयत इनको लगा कि खराब हो रही है, और ये जाके साइड में बैठ गए। तो मैंने इनसे पूछा क्या हुआ, कहते नहीं ऐसे गिडीनेस सी हो रही है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है देख लो। और इंसिडेंटली, और मैं यही कहूंगी कि शायद वो भी सब गुरुजी ने अरेंज कर रखा था इस तरह से कि उस पार्टी में एक डॉक्टर फ्रेंड भी थे इनके, जो गंगाराम में डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनचंदा। उन्होंने आकाश के चेहरे को देखा और उन्होंने कहा कि यार तबीयत ठीक है तेरी? इन्होंने कहा कि हाँ मेरी ठीक है, थोड़ा सा मैं रेस्ट करता हूँ, शायद ठीक हो जाऊंगा। और इतने में मैंने देखा कि ये उस सोफे से उठे और ये जमीन पे लेट गए और इनको एक वॉमिटिंग आई। तो वो जो फ्रेंड था उसने बोला कि लुक आई एम नॉट टेकिंग एनी चांसेस। एब्रप्टली एकदम पार्टी जो थी वो एकदम माहौल ही वहां पर बदल गया, और इमीडिएटली उन्होंने वहां से ही सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया और अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ वो हमें लेके गंगाराम चल पड़े। और उन्होंने बोला कि पहले मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि कुछ नहीं है, लेकिन मैं लेके हॉस्पिटल ही जाऊंगा पहले। जो कि मेरे हस्बैंड लगातार बोलते रहे नहीं हम घर चले जाते हैं, हम ठीक मैं ठीक हो जाऊंगा, थोड़ा नींद वींद शायद नहीं है मेरे को आ रही है इस तरह से। लेकिन हम गंगाराम गए और वहां पे इनका ईसीजी हुआ एकदम स्टैट इमरजेंसी में, जो कि बहुत ही बिगड़ा हुआ आया। और डॉक्टर्स ने कहा कि ही हैज टू बी स्टेंटेड इमीडिएटली, क्योंकि जब अंदर वो ओटी में ले गए उसके बाद, और उन्होंने मुझे अंदर बुला के दिखाया एक, मुझे अब टेक्निकल टर्म नहीं पता, लेकिन उसमें ना वो दिख रहा था कि इनकी आर्टरीज जो है वो ब्लॉक थी 100%। सो द ब्लड वाज नॉट फ्लोइंग एंड इट वाज मायोकार्डियल केस ऑफ मायोकार्डियल इंफाक्शन।
जिसमें कि ये बहुत कहा जाता है कि जो फर्स्ट आवर होता है वो गोल्डन आवर होता है। अगर आपका फर्स्ट आवर में आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है तो देयर इज नो डैमेज। नहीं तो जितना ज्यादा डिले होता है उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होती हैं एंड इट कैन रिजल्ट इनटू एनीथिंग। एंड वी नोन अमटीन केसेस, मतलब हम पूरी मेडिकल हिस्ट्री में हम तमाम तरह के केसेस जानते हैं जहां पर किसी को इस तरह का होता है और विद इन few hours that person is gone because वो यही सोचते रहे कि हमें गैस्ट्रिक है या हमें कुछ और है, वो नहीं पहुंचे हॉस्पिटल, मेडिकल हेल्प उनको नहीं पहुंची। बट एज लक वुड हैव इट, एज इफ मतलब गुरु जी ने पूरा वहां पर डिजाइन पहले ही करके रखा हुआ था। शायद ये प्रॉब्लम्स मेरे हस्बैंड के अंदर पहले से थी और ये थोड़े से मैं कहूंगी कि मेडिकली उतने अवेयर नहीं थे या ये अपने लिए बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते थे कि अपने रेगुलर चेकअप्स करवाएं। और लाइफस्टाइल भी थोड़ा ऐसे ही आई वुड से सीडेंटरी था कि सुबह ऑफिस चले गए और रात को आए और अपना खाना खाया और सो गए विदाउट मच ऑफ एक्टिव लाइफ। तो वो एक तरह का इनके लिए सिग्नल भी था, वार्निंग भी थी। और डॉक्टर्स ने इनको स्टेंट किया, 2-3 दिन में ये ठीक होके घर वापस आए। लेकिन जो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट और भी एक एस्पेक्ट है कि मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि जब वो ऑपरेशन टेबल पे लेटे हुए थे तो ही फेल्ट कि उनकी उनकी जो स्पिरिट है वो फ्लोट कर रही है। और उनको ऐसा लगा कि उनको उनकी मदर मिली, जो कि कुछ टाइम पहले उनकी भी डेथ हो गई थी। तो बोले कि मुझे ऐसा लगा कि मम्मी मिली है मुझे और फिर मुझे गुरुजी मिले। और मैंने उन दोनों को कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं आप लोगों के पास आने वाला हूँ। और आकाश बोलते हैं, अब ये वो मुझे बता रहे थे कि मुझे गुरुजी ने ये कहा और मेरी मम्मी ने भी और गुरुजी ने ऐसे मुझे कहा कि तू अभी वापस जा। और गुरुजी ने मुझे एक बात कही कि तेरे को मैंने कुछ जिम्मेदारियां दी हुई हैं, जा और उनको निभा पहले। एंड विद दैट ही सेज कि मेरे को एकदम सडनली मेरे को जो डॉक्टर्स मेरे आसपास बातें कर रहे थे मुझे वो हल्की हल्की सुनाई देने लगी। एंड देन ही सेड कि मुझे उसके बाद पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि अब मुझे कुछ नहीं होने वाला है। इट वाज लाइक गुरुजी ने मुझे दूसरा जीवन दान दे दिया था। और जो भी है स्टेंटिंग उनकी हुई और 2-3 दिन के लिए उनको हॉस्पिटल में रखा गया और डिस्चार्ज मिला। एंड देयर आफ्टर मतलब ही बिकेम थैंकफुली बिकेम वेरी कॉन्शियस ऑफ हिज बॉडी और अपना उन्होंने काफी लाइफस्टाइल चेंज किया। तो इस तरह से गुरुजी ने एक इतना बड़ा हमारे परिवार पे कल्याण किया, जिसके लिए तो शायद मुझे लगता है कि आजीवन हमारा पूरा परिवार, ना सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड, हमारे पूरा परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली, एवरीबडी, मतलब गुरुजी के लिए हम जो भी हम जितना भी शुक्राना करें वो शायद कम है। तो इस तरह के इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से गुरुजी हमें ऐसे उबार लेते हैं जो कि हमें पता भी नहीं लगता। और बहुत रिसेंटली हम सबको कोविड हुआ। मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ बॉम्बे में। और ये मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बॉम्बे में हो गई थी 2016 में। और वो अब आने वाले थे, बिल्कुल उनकी दिल्ली के ऑर्डर्स आ चुके थे और जब वो दिल्ली आने वाले थे तो उनको वहां पर कोविड हो गया। बट ये भी आप एक गुरुजी की कृपा देखिए कि एक व्यक्ति जिसको ऑब्वियसली उस अटैक के बाद से हार्ट की गोलियां लग चुकी हैं और थोड़े बहुत बीपी की मेडिसिन भी लेते हैं, थिनर्स लेते हैं, तमाम तरह की दवाइयां इनको लगी हुई हैं और उस तरह से कोमॉर्बिडिटीज इनको हैं। लेकिन इनका जो कोविड था और मैं यहाँ बैठ के मुझे बहुत चिंता थी, गुरुजी को मैंने बहुत प्रे किया कि गुरुजी मैं तो अब वहां जा ही नहीं सकती क्योंकि ये तो एक दिक्कत है कि ट्रैवल तो बैन, फ्लाइट्स तो चल ही नहीं रही थी और कोविड के पेशेंट के पास तो आप जा ही नहीं सकते अनलेस आपको बहुत सारे आरटीपीसीआर और बहुत तरह की फॉर्मेलिटीज हैं। तो मैं तो वहां जा ही नहीं सकती थी। तो गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि इनको इतना माइल्ड कोविड दिया, इतना माइल्ड कोविड था, जबकि मैं बहुत डरी हुई थी कि इनकी कोमॉर्बिडिटीज के साथ कुछ भी
एडवर्स हो सकता है, लेकिन आई थिंक ऑल दैट ही हैड वाज फ्यू क्रॉसिंग्स एंड ही वाज आउट ऑफ इट। और उसके बाद इन्होंने अब दिल्ली ये आ चुके हैं और अब दिल्ली का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। और एक मैं बहुत ही अपनी लाइफ का एक बहुत ही अहम और बहुत ही सुंदर हिस्सा, जो कि आज जिस नाम से मैं जानी जाती हूँ, डॉक्टर पूनम सेठी, उसमें गुरुजी का बहुत योगदान है। इससे पहले 2003 में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग दोबारा हुई बॉम्बे, और जो मैंने आपको बताया कि जब इनकी कैलकाटा की पोस्टिंग स्क्रैप हो गई थी, उसके करीब 2 साल बाद इनको दोबारा बॉम्बे की पोस्टिंग आई, और इनकी जॉब का ये एक रेगुलर हिस्सा है दैट दे हैव टू गो टू डिफरेंट रीजन, और उनको अलग अलग जगह जाकर ट्रांसफर होते हैं और पोस्टिंग करनी पड़ती हैं, प्रमोशंस भी होते हैं, और इस तरह से आप अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ते हो। तो इनकी पोस्टिंग हुई, ये वहां चले गए, और मेरे लिए ये दिक्कत थी कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, तो मैं नहीं जा सकती थी, और दोनों बच्चे भी बहुत छोटे थे, तो मैंने इनको ज्वाइन नहीं किया। लेकिन मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी दिल्ली में रहते हुए, और ऐसे हुआ कि एक करीब 1 साल बाद गुरुजी दिल्ली आए, और सॉरी आकाश दिल्ली आए, और हम गुरुजी को मिलने गए। तो गुरुजी ने इनको कहा कि इनको अब ना साथ ले जा तू। तो अब ये एक ऐसी चीज थी कि साथ ले जाने का मतलब था कि या तो मैं नौकरी छोड़ू, और या फिर मैं छुट्टी लूं। और छुट्टी लेने के, एक तो है कि आप ब्रेक इन सर्विस आ जाता है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे चले जाओ, वो आपके प्रमोशंस और वो सब में बहुत दिक्कत देता है। और एक और तरीका है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि अगर आप पीएचडी लीव ले लें, जो कि फुल्ली पेड लीव है, और 3 साल के लिए वो हमें मिलती है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एनरोल होना आसान नहीं है। मैं एक बार पहले भी अटेम्प्ट कर चुकी थी, लेकिन देयर वाज नो सक्सेस, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, और ऑलरेडी जो लोग कर रहे होते हैं वो बहुत समय में अपनी पीएचडी सबमिट करते हैं, और तब तक वो सीट्स जब तक खाली नहीं होती तब तक नया बंदा नहीं लिया जाता। तो कैपेसिटी फुल चल रही थी डिपार्टमेंट में, मैंने 2-3 बार बात करी तो नहीं वो पॉसिबल हो पाया। लेकिन जब गुरुजी ने कहा कि तू इनको लेकर जा, तो मैंने दोबारा से कोशिश करी कि मैं पीएचडी के लिए एनरोल होती हूँ, और मैं डिपार्टमेंट गई। तो उस विजिट में मुझे एक नए प्रोफेसर मिले जो नए नए डिपार्टमेंट में आए थे, और उनके पास सीट एलोकेशन अभी हुई नहीं थी। वो नए प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जेपी शर्मा, काफी रिनाउंड पर्सन है वो। और मैं उनके पास गई, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम, ऐसा है कि तुम मेरे अंडर एनरोल हो जाओ, मेरे पास सीट्स हैं। तो मेरे लिए बड़ी खुशी का मौका था। उन्होंने बोला कि ये बताओ कि तुम किस चीज पे काम करना चाहोगी। अब चूंकि मेरी एमफिल भी बैंकिंग सेक्टर पे थी, और मेरी फैमिली में बहुत बैंकिंग से लोग थे, मेरे फादर, मेरे ब्रदर, तो मुझे ऐसे मन में आया कि मैं तो बैंकिंग से ही करूंगी, और मैं इतने साल से उसी के लिए तैयारी कर रही थी। मेरा जो पहले भी सिनॉप्सिस बना हुआ था वो बैंकिंग से ही रिलेटेड था। मैंने बोला सर मैं बैंकिंग पे काम कर लूंगी बड़े आराम से। तो उन्होंने बोला कि बैंकिंग पे तो मैं नहीं काम करूंगा, वो मेरा एरिया नहीं है, मैं थोड़ा नए एरिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एरिया है। तो मैंने मन में सोचा कि मैं तो इतने महीनों से मतलब कई सालों से मैं तो बैंकिंग पे काम कर रही हूँ, मैं अब नए एरिया में नहीं जाऊंगी, और मैं उठ के चल पड़ी। और इतने में ही मेरे प्रोफेसर ने मुझे आवाज दी, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं नया एरिया एक्सप्लोर करती, पीएचडी एक नए एरिया में करो। एंड मुझे ऐसा लगा कि शायद ये गुरुजी की ही आवाज थी, और मैंने एक मोमेंट में ये डिसीजन लिया कि मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे काम करूंगी। और पर जो मेरे लिए चिंता का विषय था कि अगर मैं एक नया एरिया लेती हूँ तो उसका सिनॉप्सिस तैयार करने में मुझे अगले 5-6 महीने लग सकते हैं। तो तब तक तो मेरे लिए
मतलब मैं हस्बैंड के साथ नहीं जा पाऊंगी क्योंकि सिनॉप्सिस होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत सारे हैं, और फिर कॉलेज के लेवल पे आपको छुट्टी भी सैंक्शन करानी होती है। तो मुझे तो लगा कि जैसे साल तो इसी सब चीज में निकल जाएगा, लेकिन फिर भी जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने बोला पहले एनरोलमेंट इंपॉर्टेंट है। मैंने एनरोलमेंट लिया, मैंने सर को वहां करी और मैं वहां से चल पड़ी और एक एरिया पे मैंने काम करना शुरू किया। और लेकिन अभी मैंने काम करना शुरू ही किया था, 2 या 3 दिन हुए होंगे, बेयरली मैं 1-2 लाइब्रेरीज गई थी, कि मुझे डिपार्टमेंट से फोन आता है कि परसों ही डीआरसी की मीटिंग है, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी की मीटिंग है, और आप अपना सिनॉप्सिस सबमिट करिए और आपका इंटरव्यू होगा। आप सोचिए कि जिस चीज के लिए बच्चे साल भर तैयार करते हैं, 6 महीने तैयार करते हैं, मैंने उस चीज को इन लेस देन अ वीक तैयार किया, ओवरनाइट जिसे बोलते हैं, बहुत अपना पूरा जान लगाई। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगी कि वो टू द पॉइंट ऑफ परफेक्शन था, बट जितना मुझे समझ आया मैंने वो ओवरनाइट उसको सबमिट किया। और डीआरसी में जब मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा इंटरव्यू भी पता नहीं गुरु जी की कृपा से वही उन्होंने पूछा जो मुझे आता था, वो उन्होंने पूछा ही नहीं जो मुझे नहीं आता था, या जहां पर वो लोग अक्सर कैंडिडेट्स को फंसा देते थे रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर, उसके रिगर के ऊपर, स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी के ऊपर, कई तरह पे जब उनको रिजेक्ट करना होता था कैंडिडेट को, 1 सेकंड नहीं लगता था रिजेक्ट होने में, बिकॉज वो सब डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर हैं, 25-25 साल का एक्सपीरियंस है। बट एज लक वुड हैव इट, उन्होंने मेरा प्रपोजल ओके कर दिया और मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए ओके कर दिया। इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि जो चीज के लिए मैं इतने सालों से मेहनत कर रही थी, वो चीज मेरे हाथ में गुरुजी ने ऐसे ही दे दी हफ्ते भर के अंदर। अब उसके बाद जब मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया तो मैंने तुरंत कॉलेज में लीव के लिए अप्लाई किया, और वहां पर भी एक रूल होता है कि 10% ऑफ द स्टाफ को एलिजिबल होते हैं, सिर्फ 10% स्टाफ एलिजिबल होता है छुट्टी के लिए, इस तरह की पेड लीव के लिए। मैंने अप्लाई किया, मेरे से कुछ 4 या 5 दिन पहले ही लकीली एक व्यक्ति ने अपनी पीएचडी सबमिट करी थी, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया था कॉलेज, और उनकी जगह मुझे लीव सैंक्शन हो गई। और मैं 1 महीने के अंदर अंदर दिल्ली से बैग पैक करके मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई अपने बच्चों के साथ। मेरा जितना भी पीएचडी वर्क है उसमें ज्यादातर जो फील्ड वर्क है मैंने बॉम्बे में किया, थोड़ा बहुत मैंने दिल्ली में किया, और गुरुजी की कृपा से मैंने अपनी पीएचडी 2.5 years में सबमिट करी, जो कि एक रिकॉर्ड टाइम है। नॉर्मली लोग 5 साल 6 साल अनपेड लीव, री रजिस्टर, बड़ी तरह की चीजें होती हैं, और गुरुजी अक्सर कहा करते थे, और उन्होंने एक बार मेरे से भी पूछा था कि पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है। इससे पहले कि मैं बताती कि डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी होता है गुरुजी कहते नहीं, इसका मतलब होता है पागल होने का डर। यानी कि पीएचडी करते करते हमने देखा है कई लोग बिल्कुल ही उनका सिर चकरा जाता है, वो सबमिट ही नहीं कर पाते, वो डी रजिस्टर हो जाते हैं, फिर री रजिस्टर करते हैं, और कई बारी तो कई लोग मैंने देखा वो अपनी पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन गुरुजी की ग्रेस थी, मैंने 2 छोटे बच्चों के साथ, दोनों 1.5 और 2 साल के 2.5 साल के बच्चे थे मेरे, मैंने बॉम्बे में रह के अपनी पीएचडी सबमिट करी और रिकॉर्ड टाइम में करी। और जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था, इसका वाइवा होता है, हर पीएचडी जो सबमिट होती है उसका वाइवा होता है, उसका एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से आता है, और वो काफी ग्रिल करते हैं अपने कैंडिडेट को। और जब मेरा वाइवा चल रहा था, गुरुजी की कृपा थी, मेरा वाइवा बहुत अच्छा हुआ, और जब मेरा वाइवा खत्म हुआ और उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया और मुझे डिग्री एक तरह से वो कॉन्फर कर देते हैं, दे कॉल यू फॉर द फर्स्ट टाइम, दे कॉल यू डॉक्टर। तो उन्होंने कहा कि अब आप डॉक्टर पूनम सेठी हैं। तो वो ऐसा होता है कि आपको डिग्री मिल गई समझो, चाहे वो बाद में कॉन्वोकेशन में मिलती है, बट दैट इज द फॉर्मल डे एंड टाइम व्हेन इट इज अवॉर्डेड टू यू। तो उन्होंने जब बाद में हमें ये टास्क असाइन हुआ यूनिवर्सिटी से कि आप इनको रेलवे स्टेशन छोड़ेंगे, इन प्रोफेसर साहब को, तो हमें बड़ा हैरानी हुई कि ये ट्रेन से क्यों आए हैं सर।
तो उन्होंने बताया कि मैंने आज तक कभी एयर ट्रैवल नहीं किया और मुझे एयर ट्रैवल से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं ट्रेन से ही ट्रैवल करता हूँ। एनीवेज हम उनको लेके रेलवे स्टेशन गए और पता नहीं उस दिन कैसे पहाड़गंज पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, शाम का वक्त था। अब सर काफी उम्र दराज थे और वो उतर के भाग नहीं सकते थे, जबकि मैं और मेरे हस्बैंड उनका सामान लेके उनकी ट्रेन पे पहुंच गए और मेरा ड्राइवर उनको लेकर धीरे धीरे आ रहा था। तो सर से नहीं भागा गया और हमारी आंखों के सामने उनकी ट्रेन चली गई। तो हमने तब सर को बोला कि सर आपका हम, क्योंकि मेरे हस्बैंड तब एविएशन में थे और सब तरह के इंतजाम फोन कॉल पे वो कर सकते थे, उन्होंने तुरंत फोन किया एयरपोर्ट और उन्होंने कहा कि एक बनारस की टिकट बुक करिए, जो भी क्लोजेस्ट इस टाइम पे फ्लाइट जा रही है। तो एक फ्लाइट 1 या 1.5 घंटे के बाद थी। तो मेरे हस्बैंड ने सर को कहा कि अब आप एयर से जाएंगे। तो वो पहले तो घबराए, बोले कि नहीं मैं कभी गया नहीं। तो हमने कहा कि हम इस तरह का अरेंजमेंट करेंगे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और चूंकि हस्बैंड एविएशन में थे, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, तो उन्होंने वहां पर तमाम अंदर बंदे अरेंज कर दिए जिन्होंने सर का बैगेज से लेके उनको अंदर सीट पर बिठाने तक का काम उन लोगों ने किया, जिसमें कि सर को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। और जब वो वहां पर भी उतरे और वहां पर भी उनको एक ऑफिसर ने रिसीव किया, उनको उनके घर तक छोड़ा और वो इतने खुश थे कि उन्होंने हमें वापस वहां से कॉल बैक किया और उन्होंने मुझे एक बात कही जो कि मुझे आज तक याद है। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं आपको तब नहीं बोल पाया क्योंकि वहां तमाम लोग थे। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब आपका इंटरव्यू चल रहा था तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि कमरे में कोई डिवाइन पावर है और मुझे वो एहसास हो रहा था। अब वो मुझे नहीं पता, वो बनारस से थे, उनके अंदर भी कोई स्पिरिचुअलिटी थी और वो उन वाइब्रेशंस को महसूस कर पा रहे थे। और मुझे तो पूरा ही विश्वास था कि गुरुजी मेरे साथ ही खड़े हुए थे जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था और बहुत ही स्मूथ था मेरा इंटरव्यू। तो ये इस तरह से गुरुजी आपके अंग संग हर समय रहते हैं, जब आप चाहो वो आपके साथ हैं, हर आपकी मुश्किल में आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको उनके साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। और इसी से रिलेटेड कनेक्शन से मैं एक जो इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी कि जब हम गुरुजी के दरबार जाते थे और जिस तरह से हम लोग हर समय ये कोशिश करते थे कि हम गुरुजी के पास बैठे, तो गुरुजी कई बार ये बात बोलते थे कि इस तरह से ना तुम मेरे शरीर से मत इतना ज्यादा वो किया करो, तुम मेरे साथ कनेक्ट करो, कहीं पर भी बैठे हो तुम मुझसे कनेक्ट करो, तुम घर पे भी बैठ के मुझे याद करोगे तो और कनेक्शन मेरे साथ महसूस करोगे। और ये बात मैं जो नई संगत है उसके लिए कहना चाहूंगी कि इन सम वेज वो ये चीज के साथ ही गुरुजी के साथ जुड़े हैं कि अब गुरुजी चूंकि साक्षात फॉर्म में तो है नहीं, लेकिन जो भी बाद में जो संगत जुड़ रही है, जो गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद जो जुड़ रही है संगत, वो संगत तो कनेक्शन से ही जुड़ रही है, वो तो उन वाइब्रेशंस के साथ ही गुरुजी के साथ जुड़ रही है और उन्होंने वो लेसन बहुत जल्दी लर्न किया है रादर देन, मतलब हम जैसे कई सारी संगत, मैं कहना चाहूंगी, मैं सबके लिए नहीं कहना चाहूंगी, मैं अपने लिए शायद कहना चाहूंगी कि हम हमेशा गुरुजी को फिजिकल वे से हम उनके अट्रैक्ट होते थे और हम कोशिश करते थे कि हम उनके आसपास रहें, उनसे फिजिकली हम बात कर सकें। और हमें ये भी इतना विश्वास था जब तक गुरुजी ने चोला नहीं छोड़ा, और वो इतना अचानक हुआ था कि बहुत समय लगा उस चीज को समझने में। हमें लगता था कि हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गुरुजी तो हमेशा बैठे हैं, हमेशा। और हम सोचते थे कि हमारी उम्र चाहे 70 की होगी, लेकिन गुरुजी तो एक तरह से अमरत्व को प्राप्त हैं, गुरुजी तो हमेशा ही बैठे रहेंगे, ये तो शायद हमारे आगे बच्चों को भी गाइड करेंगे। और इस तरह के हम एक इल्यूजरी वर्ल्ड में हम लोग जीते थे। और जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो वो इतना एक
मोमेंट ऐसा था कि शब्दों में बयान नहीं हो सकता। ऐसा लगा कि जैसे किसी के जब माँ बाप चले जाते हैं तो आपको नहीं समझ में आता कि अब हमारा जीवन आगे कैसे चलेगा। अब हमारे पास कोई भी हमें गाइड करने के लिए नहीं है। अब गुरुजी तो है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे। लेकिन सच बताएं, चाहे वो 2013 का इंसिडेंट है जब मेरे हस्बैंड को अटैक हुआ, चाहे वो अब हमारा कोविड का वक्त था जो हमारे परिवार को गुरुजी ने अपने हाथों में रखा। पिछले साल मेरे भाई भाभी, मेरे मदर, वो सब कोविड हुए और काफी उनकी तबीयतें खराब हुई, लेकिन गुरुजी ने सबको अपने हाथों में रखा और इतने प्यार से हमें इस पीरियड से निकाला, जो कि सबको पता है कि कितना मुश्किल वक्त रहा है दिल्ली में। ऑक्सीजन नहीं, बेड्स नहीं, कुछ नहीं, लेकिन गुरुजी की कृपा से हम लोग घर में ही रह के मामूली दवाइयां लेके हम लोग सब रिकवर करें। चाहे मेरे हस्बैंड बॉम्बे में रिकवर करें, चाहे बाद में मुझे भी हो गया और मेरे बच्चों को भी हो गया, और हम लोग भी यहाँ पर। और सच मायने में जिससे मुझे मिला कोविड और जिसको मैंने दिया आगे कोविड, सॉरी मतलब कि ये हमें नहीं पता था जब मुझे लगा, और जब जिसको मैंने दिया मुझे भी नहीं पता था मैं उसको दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग सब तब तक उस टाइम में हम कैरियर थे सिर्फ। तो जिससे मुझे मिला उसको बहुत दिक्कतें आई, वो काफी उसको हेवी स्टेरॉइड्स दिए गए और काफी मुश्किल के साथ वो लेडी रिकवर करी। और जिनको मेरे से मिला वो भी बहुत, उनकी भी तबीयत बहुत खराब हुई, ऑलमोस्ट वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए, उनका ऑक्सीजन लेवल्स बहुत डिप कर गए और उनको काफी वो स्टेरॉइड्स और रेमडेसिविर और वो तमाम तरह के इंजेक्शन लगे, और बल्कि उनको दिल्ली छोड़ के जयपुर जाना पड़ा क्योंकि यहाँ बेड नहीं था। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो गुरुजी ने मेरे ऊपर तो बहुत ही कृपा करी। और जैसा मुझे लगता है कि गुरुजी जानी जान है, उन्हें पता है कि मैंने ही इनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, और वो हम सबको उसके लायक हमेशा बनाए रखते हैं। और हर मौके पे मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूंगी कि उन्होंने इस तरह से हमें हाथों पे रखा है। जब से हम उनके साथ जुड़े हैं, उन्होंने हर वक्त हमारा हमारे को हमें इस तरह से इतना हमारे ऊपर अपनी कृपा बना के रखी है। चाहे कई बार हम नादानी से या अनजान अनजान होके भी हम कई बार हमारे मन में शायद प्रश्न आ जाते हों जो कि नहीं आने चाहिए, लेकिन आज अब हमें बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई। और जब गुरुजी ने चोला छोड़ा उसके बहुत दिन तक बहुत खालीपन लगता था। मंदिर जाते थे तो गुरुजी का आसन देख के लगता था कि कहाँ चले गए गुरुजी। मगर धीरे धीरे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस का हमको एहसास दिलाया, और तब हमें समझ में आया कि गुरुजी से मन से जुड़ने से जो आपको प्राप्त होता है वो किसी भी और तरीके से प्राप्त नहीं हो सकता। और जितने वो भोले हैं, जितने वो आसानी से आपके कष्टों को निवारते हैं, आपको उस हर मुश्किल से बाहर निकालते हैं, वो आपको कई बार पता भी नहीं लगता। जैसे कि मेरे भाई और भाभी के साथ हुआ। एक बार अभी कुछ साल पहले की बात है कि वो गुरुजी के बड़े मंदिर से दर्शन करके रात को लौट रहे थे, और उनके जब वो एक रेड लाइट पे खड़े थे, जब कुतुब मीनार से जब राइट टर्न लेते हैं और जो एक फर्स्ट रेड लाइट आती है, उनकी गाड़ी वहां खड़ी हुई थी, 3-4 गाड़ियां वहां आगे पीछे खड़ी हुई थी, इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी रेड लाइट पे। इतने में ऑपोजिट साइड से एक बहुत तेज एक गाड़ी आती है और वो टॉपल करती हुई, अपनी रेड लाइट जंप करते हैं वो, और टॉपल करती हुई फ्लिप करती हुई आके मेरे ब्रदर की गाड़ी के ऊपर लैंड करती है। और वो इस तरह से लैंड करती है कि वो फुल पावर में है, वो अभी वो उसको अभी भी वो चल रही है गाड़ी, और उसके व्हील्स भी घूम रहे हैं और वो फुल फोर्स में है, और वो मेरे ब्रदर की गाड़ी के बोनट के ऊपर पड़ी हुई है। और
मेरा ब्रदर और भाभी बिल्कुल फ्रंट सीट पे ही थे ऑब्वियसली, और उनको तब ये डर मेरे ब्रदर को लग रहा था कि अब ये, क्योंकि गाड़ी अभी भी मोशन में है, कहीं ये आगे की तरफ बढ़ी तो ये बॉनट और ये सारा जो बॉडी का फ्रंट पार्ट है वो अंदर की तरफ घुस सकता है। लेकिन पता नहीं गुरुजी की कैसे एक मोमेंट में उन्होंने, अब वो गुरुजी के दर्शन ही करके आ रहे थे और वो गुरुजी की ही बातें कर रहे थे, तो इतने में ही वो गाड़ी एकदम से टॉपल करके सीधी होके इनके साइड में खड़ी हो गई। उसमें करीब 4-5 लड़के थे जिन्होंने शराब पी रखी थी। बट देखिए कि गुरुजी की इतनी कृपा थी कि उनमें से किसी को भी कोई भारी चोट नहीं लगी, छोटी मोटी खरोंचें आई और वो वहां पर थे। और मेरे भाई और भाभी की भी गाड़ी बिल्कुल, मैं बताऊं कि बिल्कुल बोनट उसका खत्म हो गया, लेकिन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स गाड़ी बिल्कुल इंटैक्ट थी और मेरे भाई और भाभी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। सिमिलरली मेरा छोटा ब्रदर मस्कट में रहता है, वो लोग वहां की संगत के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। और पीछे तो इस तरह की भी स्थिति हो गई थी कि उसकी कंपनी में सबको ले ऑफ कर रहे थे, जितने भी सीनियर, वो 20 ईयर्स से वहां पर सर्विस करता है किया मोटर्स में। सारे बहुत लोगों को, 1800-2000 लोगों को वहां की कंपनी ने निकाल दिया था, एंड उसमें ज्यादातर इंडियंस थे। लेकिन गुरुजी की इतनी असीम कृपा हमारे परिवार पर है कि मेरे भाई की नौकरी अभी तक भी बरकरार है और वो अभी भी वहीं पर है, और वो गुरुजी के सत्संग बराबर करते हैं वहां पर, जो मस्कट की संगत है वहां उससे जुड़े हुए हैं वो। और मैं देखती हूँ कि गुरुजी की कृपा जो है वो मुझ तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मेरे से रिलेटेड, हमसे रिलेटेड हमारा जो परिवार, जिनका फेथ धीरे धीरे इतना गाढ़ा और गहरा हो गया है गुरुजी के साथ कि अब हम अपना जीवन तो सोच ही नहीं सकते कि जब तक हम गुरुजी का शुक्राना ना कर लें हर दिन। जिस दिन हम गुरुजी को सुबह उठ के, कोई दिन ऐसा नहीं कि हम सुबह उठ के गुरुजी को मत्था नहीं टेकते। और गुरुजी की एक मेरे पास एक स्वरूप है जो गुरुजी ने मुझे दिया हुआ है, और उसके भी पीछे एक कहानी है कि जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए, बॉम्बे से लौटे, तो हमारे पास कोई इमीडिएटली रहने के लिए घर नहीं था, क्योंकि हम अपनी मदर के घर पे मैं थोड़े दिन के लिए रही, लेकिन चूंकि बच्चों का एडमिशन स्प्रिंगडेल्स में हुआ, और वो भी एक अपने आप में बहुत ही यूनिक बात है कि हम लोग जून में शिफ्ट हुए और तब तक सारे एडमिशन हो चुके होते हैं स्कूल के, लेकिन स्प्रिंगडेल्स में ऐसा कुछ, मतलब हमने रिक्वेस्ट करी वहां पर, और वहां की हेडमिस्ट्रेस ने हमें बुलाया और हम दोनों से थोड़ी बातचीत करी, हस्बैंड और वाइफ से, और उसके बाद मेरे बच्चों को थोड़ा बहुत इंटरव्यू लिया और इन दोनों को उन्होंने साइमल्टेनियसली एडमिशन दे दिया स्कूल में। और हमारे लिए कोई उसमें जद्दोजहद नहीं हुई, जो कि बहुत ही अपने आप में, एवरी एवरी पेरेंट जो दिल्ली में जुड़ा हुआ है और जिसने कभी अपने बच्चों के एडमिशन के लिए प्रयास किया होगा वो जानता होगा कि कितना मुश्किल होता है दिल्ली में एडमिशन ले पाना। तो मैं कहूंगी कि गुरुजी ने हर जगह हमारे हमारे रास्ते के सब तरह के मुसीबतों को हटाया, हमारे बच्चों का एडमिशन कराया, और अब वो वहां से निकल के हिंदू कॉलेज में पढ़ रहे हैं दोनों मेरे बच्चे। तो हमारा परिवार, पूरा ही परिवार गुरुजी का अनंतम शुक्राना कर, करता है और करता रहेगा। और मेरी भी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि अपनी कृपा हम पर, संगत परिवार पर और पूरे संसार पर, बल्कि मैं तो कहूंगी जिस तरह का वक्त चल रहा है, जिस तरह का समय है, कठिन समय है, सब पर गुरुजी की कृपा बरसे। और आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगी। आई थिंक आई हैव ओवरशॉट माय लिमिट। गुरुजी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, अपनी कृपा हमारे परिवार पे बनाए रखने के लिए। जय गुरुजी। संगत को भी मेरा जय गुरुजी।